चंद्रबंडी पंचायत के मुखिया जी के द्वारा 2 शब्द रखा गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चाहूँगा कि आप लोगों के बीच स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कुछ बातों को रखें। सबसे पहले आदरणीय हमारे पंचायत की मुखिया, साथ में उनके साथ देने के लिए तमाम अपने अपने क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि एवं यहाँ उपस्थित ग्रामवासियों, भाइयों, बहनों एवं तमाम दूर दराज से आए हुए अतिथिगण। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आज के दिन ही हमारा देश आजाद हुआ था। जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन भारतवासियों के लिए बड़ा ही खुशी का मौका था। यह समय पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है। जिस दिन यह पहला दिन था जब हमारे देशवासियों ने आजादी की पहली सांस ली। जिस दिन हमारे देशवासियों ने आजादी की पहली सांस ली थी उस दिन भारी उत्सव और उल्लास मनाया गया और उसी दिन को प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के रूप में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तमाम उपस्थित गण सबों को यह पता होगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ। इससे पहले हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों के गुलाम में था। यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत कायम थी। यहाँ पर अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों से क्रूरतापूर्ण शासन किया। जब अंग्रेज हमारा देश आए तो वह सबसे पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और लेकिन यहाँ पर एक शक्तिशाली मुगल साम्राज्य, उसका विघटन के पश्चात अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों में विभाजित हो गए, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, त्रावणकोर, सिख, जाट, मराठा, न जाने इस तरह से तमाम कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गए। और इन सभी राज्यों में, इन सभी क्षेत्रों में आपसी प्रतिस्पर्धा और वैमनस्य की स्थिति थी। इन सबों में आपस में ही बेईमानी थी और एक दूसरे के प्रति ज्वलनशील की भावना थी। तमाम बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि वह इधर उधर ना घूमे और कोई भी अगर मिठाई बांट रहे तो अभी उधर लगा दे। जब तक नहीं, अगर कुछ देर तक मेरा भाषण समाप्त न हो जाए तब तक मैं आग्रह करूंगा कि उधर कोई भी गेट के अंदर किसी को जाने नहीं दे। तो मैं फिर से अपने भाषण की ओर प्रारंभ करता हूं। देखिए, आप लोग नियमितता को बनाए रखें। देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ से सभी कोई भाग रहे हैं। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आकर के जो भी हो झंडोत्तोलन कार्यक्रम में 2 शब्द जो मैं रख रहा हूँ आप उसे लाइक या नहीं तो डिसलाइक करने का काम करेंगे। तो मैं आगे अपने भाषण की ओर बढ़ता हूँ। साथियों, बता रहे थे कि जब हमारा देश गुलाम था और अंग्रेज सबसे पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आए, यहाँ पर छोटे छोटे कई क्षेत्रीय राज्य में विभाजित हुए। इन सबों के बीच बेईमानी का भाव था। इसी का फायदा ब्रिटिश कंपनी ने उठाया। फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाते हुए कई अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों से बारी बारी से टकराहट हुई और धीरे धीरे सभी राज्य को अपने अधीन कर लिया। धीरे धीरे अधीन करने के बाद एक युद्ध होता है 1757 की प्लासी का युद्ध, जिसे अंग्रेजों ने धोखा से जीत लिया। तथा साथ में 1764 का बक्सर का युद्ध होने के बाद तो हम बता रहे थे ये इस बार बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। हम अनुरोध करेंगे बच्चों से कि अभी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखते तो बहुत अच्छा होता। खैर चलिए, जितने लोग मौजूद हैं उन्हीं के साथ मैं पुनः अपने स्पीच को जारी रखता हूं। तो बता रहे थे कि साथियों, जब अंग्रेज बक्सर का युद्ध जीत लिए
तो सीधे व्यापार से साम्राज्य की ओर मुड़ गए और धीरे धीरे यहाँ के जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति थी सबों में दखलंदाजी करते हुए यहाँ भारत में अपने लिए कोई भी नियम कानून बनाना शुरू कर दिए और उस नियम कानून के खिलाफ यदि कोई भारतीय जाते तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलते, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी को नहीं छोड़ते। महिलाओं को यहाँ तक कि पैरों में लटका लटका कर दर्दनाक मौत दिया करते थे। लेकिन इन तरह के तमाम कुरीतियों के वजह से त्रस्त जनता आखिरकार में कब तक गुलामी की जंजीरों में बंधे रहता। एक न एक दिन गुलामी की जंजीरों को तोड़ना ही था। बस 1857 का एक समय आया जो कि आज़ादी के लिए एक चिराग जल उठा। फिर स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के कई वीरों ने कई तरह के उनकी कहानियों को बताने का मौका मिलता, लेकिन अभी शायद यहाँ पर लोगों में सुनने की क्षमता थोड़ा सा कम हो चुकी है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे कई माताओं की गोद सुनी हो गई थी, कई बहनों की राखियां रखी रह गई थी, कई पत्नियों की मांग की सिंदूर धुल गई थी। न जाने इस तरह से कई घटनाएं होने के बावजूद भी हमारे देश के वीर, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी कभी झुके नहीं। झुकना पड़ा तो अंग्रेज झुके, भागना पड़ा तो अंग्रेज को यहाँ से भागना पड़ा। कभी भी हमारे वीर विवश नहीं हुए। यहाँ के वीरों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। मैं एक कहानी के जरिए बताना चाहता हूँ कि बात है 1927 ईस्वी की। साइमन कमीशन का गठन होता है। भारत में अंग्रेजों के द्वारा ही नियम कानून बनाए जाते थे और प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर भारत में वह घूमने के लिए आता था कि यहाँ पर लोगों को किस तरह से कानून व्यवस्था की जरूरत है। उसी दौरान जब 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ तो भारतीयों का कहना था कि नहीं, उसमें 7 सदस्य थे, लेकिन भारतीयों का कहना था कि 3 सदस्य कम से कम भारतीय होना चाहिए और 4 सदस्य भले ही अंग्रेज क्यों ना हो। लेकिन अंग्रेजों ने माना नहीं। उन्होंने साइमन कमीशन का गठन किया और सारे के सारे सदस्य अंग्रेज रहे। फिर बात है 1928 की, जब साइमन कमीशन भारत आए तो भारतीयों ने यह संकल्प लिया था कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाना चाहिए। यहाँ पर जगह जगह पर साइमन कमीशन का विरोध हुआ, लेकिन पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन गो बैक का नारा देते हुए, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा देते हुए, साइमन कमीशन गो बैक करते हुए और साथ में उनके चेला चटिया, साथ में मौजूद जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, पंजाब में काफी पुरजोर तरह से उनके विरोध किया गया। फिर वहां का जो एसपी था उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया। जब लाठीचार्ज का आदेश दिया तो लाला लाजपत राय को घेर कर सभी अंग्रेजों ने उनके सिर पर इतने जोर जोर से लाठियां मारी और एक दो हत्थे लाठियों की चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। वहां पर उनके चेले चटिए तथा मौजूद लोग सिर्फ चिल्लाते रह गए, लाला जी, लेकिन उन्होंने कोई भी उन्हें कुछ कर नहीं सके, ना ही बचा पाए। फिर बात है कि कुछ लोगों ने सोचा, जैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने सोचा कि इसका बदला लिया जाए। और जब बात थी 17 नवंबर 1928 की और उन लोगों ने यही तारीख को कहा कि अगले महीने 17 दिसंबर 1928 को इसका बदला लिया जाएगा। फिर सबों ने ठाना, लेकिन एसपी का सौभाग्य का बात था कि उसके जगह पर एएसपी, एक सहायक पुलिस होता है और एक पुलिस अध्यक्ष होता है, तो उनके जगह पर सहायक पुलिस अध्यक्ष सॉन्डर्स था। लोगों ने जब ठाना ही था तो सॉन्डर्स की हत्या कर दिया। जब सॉन्डर्स की हत्या कर दिया और वहां से फरार हो गए। फिर अंग्रेजों की पुलिस ने काफी छानबीन की। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आजकल के जो हमारे भी पुलिस हैं, जो हमारे राज्य के हैं, हमारे जिले के बगल के हैं, अगर उन्हें पत्थरबाजी कर दिया जाए तो पूरे गांव टोले मोहल्ले को रगड़ कर मारते हैं। तो समझिएगा कि उस समय हमारे देश के ही नहीं थे,
बल्कि विदेशी पुलिस थे। तो उन लोगों ने पूरे समाज को, पूरे गांव को, उसी तरह से पूरे युवाओं को उठा करके जेल ले गए थे। जो उस गांव से भाग पाए वो भाग गए, सिर्फ और सिर्फ औरतें बची थी। स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। औरतें रो रही थी कि हमारा बेटा निर्दोष है, आप इसे लाठियां मत मारिए। लेकिन अंग्रेज पुलिस उस सॉन्डर्स की हत्या के बदले काफी युवाओं को लाठियां बरसाते रहे। उस समय भगत सिंह भी पकड़ा कर गए थे, लेकिन भगत सिंह मुंह नहीं खोला। कारण यह था कि अगर भगत सिंह मुंह खोलते तो वहां पर मौजूद औरतें, जिनके सारे लड़के भी पुलिस के कब्जे में थे, वह लोग भगत सिंह को मारते और बोलते कि अगर तुमने गलती की है तो आखिरकार सजा तुम्हें क्यों नहीं ली, पूरे गांव वासियों को क्यों दिया, जिसके कारण से वहां से कुछ नहीं कर पाए। धीरे धीरे केस दबते गया, किसी ने मुंह तक खोला नहीं। अंग्रेज भी विवश हो गए। बात थी एक बार और, 1 वर्ष के बाद जब संसद में पब्लिक बिल पारित होने वाला था, तो मजदूरों के लिए कोई बोलने वाला आवाज नहीं था। तो भारतीयों के लिए फिर से भगत सिंह ने ठाना कि हम जो है सो संसद भवन में बम फेंकेंगे और बम फेंककर यह सुनाने का काम करेंगे कि बहरो तुम सुनो, मजदूरों के लिए भी कोई बोलने वाला है। इसलिए भगत सिंह ने जाकर असेंबली बम में, संसद में बम फेंका। और उस समय का कानून था कि बम फेंकने पर छोटा मोटा जेल होता है, लेकिन फांसी की सजा नहीं होती। जिस तरह से अभी हम लोग शादी विवाह में कभी कोई फायरिंग कर देते हैं तो उतना बड़ा केस नहीं होता जितना कि हम किसी को मर्डर करते हैं। बात उसी तरह से थी। जब बम फेंका, भगत सिंह ने सोचा कि अगर यदि हम बम फेंकते हैं बहरों को सुनाने के लिए तो मुझे थोड़ा सा सजा हो सकता है। लेकिन अंग्रेजों ने उसके खिलाफ एक चाल चला। उन्होंने कहा कि यही बम था जो सॉन्डर्स की हत्या हुआ है, यही बम से सॉन्डर्स की हत्या हुई है। इसलिए अब उल्टा उन लोगों ने उस पर मर्डर का केस चला करके 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दी। और हमारे वीरों ने उस फांसी की सजा को हंसते हंसते उसे चूम लिया। मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। देखिए, हमारे देश की आजादी इसी तरह से ना मिली थी। हम 2 लाइन से हम एक और अदा करना चाहते हैं कि आजादी का मतलब पूछो भगत सिंह के माई से। आजादी का मतलब पूछो भगत सिंह के माई से। आजादी का मतलब पूछो भगत सिंह के माई से। आजादी का मतलब पूछो जाकर लक्ष्मीबाई से। आजादी का मतलब पूछो भगत सिंह के माई से। आजादी का मतलब पूछो जाकर लक्ष्मीबाई से। आजादी का मतलब पूछो जाकर जलियांवाला बाग से। आजादी का मतलब पूछो घर में बूढ़ी माओ से। आजादी का मतलब पूछो फांसी वाली याहों से। भारत के कण कण में नया सवेरा लाई है, इस मिट्टी में रक्त बहा है, तब हमें आजादी मिली है, तब आजादी आई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इतना धैर्य बनाए रखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि धीरे धीरे आप सभी जब इतना रुके तो प्रसाद ग्रहण करके ही वापस जाएंगे।